हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 के चैप्टर 3 के थर्ड क्लास में हम लोग, और आज हम लोग करने वाले कुछ टॉपिक्स जैसे रिमाइंडर थ्योरम, पावर फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो रिमाइंडर थ्योरम, पहले भी आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा या हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा। जो आईसीएसई से होंगे उन बच्चों ने तो पढ़ा होगा। तो देखो जरा, सबसे पहले आप हेडिंग देना रिमाइंडर थ्योरम, पहले समझ लो, फिर एक बाद में नोट लिखवाएंगे। नासी, पहले एक बार डिवाइड करके देखो। x माइनस 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं किस में, -2x³ या पहले fx लिख दो तब समझ में आएगा। पहले एक पोलिनोमियल लिखते हैं, लेट fx इज इक्वल टू -2x³ प्लस 2x² प्लस 10x प्लस 6। जरा इसको एक बार डिवाइड करके देखना। x -3 से डिवाइड करते हैं fx को, ना सी x -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x²। -2x² करेंगे तो आ जाएगा -2x³। 3 2 जा 6x²। पॉलिनोमियल डिवीजन सबको आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो बच्चे पूछोगे क्लास में। आपको बता दें कि ये सेम टू सेम बनाना होता है पहला वाला टर्म, बाकी के टर्म को हम नहीं देखते, और हमेशा हम लोग हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद उससे छोटी डिग्री वाले को। तो -2x³ इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो अब इस चीज में हम किस से मल्टीप्लाई करें कि -2x³ आए, -2x³ आए, -2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x³ प्लस 6x² प्लस माइनस ये कैंसिल, 6 + 2 कितना हो गया, 8x² प्लस 10x। अभी भी डिवीजन हो सकता है। अब x -3 में हम किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 8x² आ जाए। बताओ तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x² आ जाएगा, 8x से। वेरी गुड। तो 8x² माइनस 24x। अब 8x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी थोड़ी कि इस x से होगा, 3 से भी तो करना पड़ेगा ना, तोड़ तोड़ के तो नहीं कर सकते, सबके साथ करना पड़ेगा। अब साइन चेंज हो जाएगा, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 14 नहीं 24 और 10 कितना हो जाएगा बताओ, 34x प्लस 6। अभी भी होगा, 34 से जाएगा, 34x माइनस, कुछ गलत लग रहा है मुझे, हो रहा है कुछ गलत हो रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। देखो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। वही तो कह रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मैंने जानबूझकर कैसी वैल्यू ली है। ठीक है, देखो यहाँ गलती थी, ये -6x² है और ये 2x² है, तो -4x² होगा। जैसे ही आपको गलती दिख जाए ना तुरंत टोक दो, -4x² प्लस 10x। तो अब जाएगा ये -4x से, तो -4x² प्लस 12x। अब साइन चेंज करेंगे, -12x और प्लस 10x, तो -2x और प्लस 6, -2 से करेंगे, -2x प्लस 6। अब कैंसिल हो गया 0। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने ऐसे पढ़ा होगा, अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम को याद करें तो यहाँ पर होता है कोशेंट, यहाँ पर होता है डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। रूल क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये रूल होता था ना। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर बच्चे आप जब उस डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू चलोगे तो -2x³
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 इंटू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 और प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो x माइनस 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब जरा ध्यान देना, इतना मेहनत के बाद आपको पता चला कि रिमाइंडर 0 है, इतना सब कुछ करने के बाद डायरेक्टली भी पता लग सकता है। फिर से एक बार fx को मुझे लिखने दो, fx इज इक्वल टू था माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जिस पे 0 आ रहा है, मतलब x माइनस 3 पे अगर आपको रिमाइंडर चाहिए लीनियर फैक्टर का, तो आप डायरेक्टली वही पुट कर दो। मतलब टू फाइंड रिमाइंडर when we divide with x माइनस 3, पुट कर दो x इज इक्वल टू 3 इन fx, दैट इज f3 करेंगे तो माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 से जा 27, 27 माइनस 2 54, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 30 प्लस 6। देखो तो जरा क्या आ रहा है, 18 30 कितना हो गया 48 और 6 54, 0 नहीं आ रहा। तो यही रिमाइंडर है। कुछ कुछ बात आई समझ में? तो यही है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आपको जिस भी फैक्टर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर चाहिए, उसी फैक्टर की वैल्यू को उसमें पुट कर दो। लेकिन ये सिर्फ लीनियर के लिए लागू होता है। अगर आपको फैक्टर पता है तभी x माइनस 3 अब x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा वो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें अभी सिर्फ लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते वक्त जो रिमाइंडर आएगा वही बता सकते हैं। अभी फिलहाल यही हमारे कोर्स में है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर बच्चे? अब मैं अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड रिमाइंडर when fx is equal to 3x square plus 4x plus 7 is divided with x minus 1 and verify this by long division method. लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको कहते हैं बच्चे, इसको कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप लगाओगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर के लिए, लेकिन आपको फिर वेरीफाई करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। करना जरा सभी को, इसको 2 मिनट का समय देना, करो जल्दी। हो गया सभी बच्चों से? तो करते हैं इस क्वेश्चन को और आप लोग मैच करो। फाइंड रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज डिवाइडेड विथ x माइनस 1। तो अप्लाइंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, f1 will be equal to 3 into 1 square plus 4 into 1 plus 7। तो 3 plus 4 plus 7 कितना आ गया 14। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी वेरीफाई करना है। अगर x प्लस 1 होता तो फिर हम क्या पुट करते, माइनस 1 पुट करते। मतलब इसको 0 से इक्वेट कर दो और जो x की वैल्यू आ रही है उसी को पुट करते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस ये कैंसिल 7x प्लस 7, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस 7। तो दिस विल बी 7x माइनस 7 माइनस प्लस ये कैंसिल 14 आ गया, बिल्कुल सही है। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया बच्चे, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। ये था हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसको कब कहाँ कैसे लगाना है ये आपको सोचना है। इंटीजर रूट थ्योरम में भी हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे होते हैं। लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन किया था, कहाँ गया लास्ट क्लास, जस्ट अ मिनट। ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ये है क्या, F1 चेक करना, 0 आ रहा है, इसमें आया था F2 में 0 आया था, तो हमने कहा था कि x माइनस 2
इज अ फैक्टर, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 डालने पे हमें क्या दे देगा, 0 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो यही बस आपको समझना है, वैसे ऐसे लिखते नहीं है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो वहाँ भी हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ही लगा रहे होते हैं, पुट करके देख रहे होते हैं कि 0 जिस पे आ रहा है तो वो क्या हो गया हमारा फैक्टर। जैसे ये -2 आया तो ये -2 क्या है, रिमाइंडर है। व्हेन दिस पॉलिनोमियल fx, रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड विथ किससे, किसके साथ, x माइनस 1 के साथ, तभी तो +1 पुट किया है। ठीक है, ये जो आया है जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी व्हेन वी डिवाइड विथ x प्लस 1, तभी तो -1 पुट किया है ना। क्लियर, किसी को कोई डाउट रिमाइंडर थ्योरम में? तो रिमाइंडर थ्योरम कब कहाँ कैसे लगाना है ये आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, वैसे रूट निकालते वक्त ही रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट लिखना पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के तो रूल आपको पता होंगे, मुझे ये बताओ, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। फिर है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर विल गेट एडेड। जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो, a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के तौर पे साइड साइड में एग्जाम्पल भी करते हैं, जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। यहाँ पर है एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 5, तो ऊपर में जाएगा तो 2 टू द पावर -2। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 का क्यूब का 2 है तो 2 का पावर 6, या फिर 2 का 2 का पावर 3, एक ही चीज़ है, मतलब पावर पे पावर है तो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, और भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, लाइक a टू द पावर m 1 बाई n, तो आप इसको a टू द पावर m बाई n लिख सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल देखो जरा, आपको जनरली किसी क्वेश्चन के बीच में ये सॉल्व करने को अगर आ गया x टू द पावर -2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27, तो आप क्या करोगे, क्या करना है, ध्यान दो। सबसे पहले x टू द पावर -2 बाई 3 है और इधर में इसको या तो स्क्वायर या क्यूब पे लेते जाना है हमें। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 का क्यूब हो गया, तो 3 टू द पावर कितना आ गया, 3 का क्यूब, और इसको भी नीचे लेते जाओ, तो 1 बाई एक्स टू द पावर 2 बाई 3, एक्स टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब देखो, जब पावर दूसरे साइड जाता है ना तो रेसिप्रोकल बन जाता है। रेसिप्रोकल बोले तो ध्यान से देखना, एक्स टू द पावर 2 बाई 3 पे अगर हम 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू द पावर 3 पे हम लोग 3 बाई 2 लगाएंगे। दोनों साइड सेम पावर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 पे कितना आ गया, 3 का क्यूब है तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। कुछ गलत किया है क्या मैंने, -2 बाई 3 है, x टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है सही है। तो 3 का क्यूब करोगे तो 3 टू द पावर 9 बाई 2। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू। मतलब पावर को सॉल्व करते वक्त एक साइड से दूसरी साइड पावर ले जा सकते हैं, सेम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर पावर सेम है तो वैल्यू भी सेम हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 3 स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, प्लस माइनस वैसे हम लोग 3 लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 है, एक्स डेफिनेटली -3 ही होगा, क्योंकि क्यूबिक है ना, क्यूबिक में नेगेटिव तभी होगा जब नेगेटिव लेंगे, प्लस मत कर देना, प्लस माइनस मत कर देना। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं लेकिन कई बच्चों से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ये हम लोगों को अलग से
कराना पड़ता है। अब आप लोग लिखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चैप्टर 2 में मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, याद है? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, ध्यान दो। आपने बचपन में पढ़ा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर a टू द पावर b है तो यहाँ पर बेस क्या है? a, और एक्सपोनेंट क्या है? b। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर a है तो यहाँ बेस क्या है? a, और एक्सपोनेंट क्या है? सॉरी, बेस है b। कुछ ऐसा कर दो, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। अब आप x टू द पावर a कर दो तो बेस क्या है? x, और एक्सपोनेंट क्या है? a। और एक और फंक्शन बस लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो यहाँ बेस क्या है? a, और एक्सपोनेंट क्या है? x। अब ध्यान दें, जब फंक्शन बेस पे डिपेंड करेगा तो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जानते हैं? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल के नाम से। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, ये सब एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब फंक्शन हमारा एक्सपोनेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फंक्शन देखो ना एक्स के हिसाब से चेंज कर रहे हैं ना, ये तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा एफ एक्स की वैल्यू चेंज होगी। एफ एक्स इज डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोनेंट। जब फंक्शन अपने एक्सपोनेंट पे डिपेंड करेगा यानी पावर में वेरिएबल चला जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, पावर में वेरिएबल, पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं ना। जब पावर में एक्सपोनेंट चला जाएगा, पावर में एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल चला जाएगा और फंक्शन उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करेगा, देन फंक्शन विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था e टू द पावर x को फंक्शन पढ़ा था, लेकिन अब बेस में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 1/7 टू द पावर x, एनी, सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब आज के बाद से आपको याद रहेगा पूरे इक्वानर्स में, अगर पावर में वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर में वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मुझे बताओ किस किस ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला ध्यान से देखो, P प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो कि हम मनी लेंड करते हैं या फिर किसी को लेते हैं या देते हैं। P, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपको एनुअल पढ़ना है, चैप्टर 3 तक तो एनुअल पढ़ना है। चैप्टर 8 में जाएंगे तब देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली भी लगता है, डेज वाइज भी लगता है, घंटे के हिसाब से भी लगता है, हर मिनट पे भी कंपाउंडिंग होता है, तो वो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली हो जाएगा। ये सब कुछ हमें चैप्टर 8 में पढ़ना है, अभी नहीं। अभी बहुत ही बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमेशा अभी हमें चैप्टर 3 में सारे एनुअल ही मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे जब भी मेंशन किया रहता है वो एनुअल ही होता है। अगर हमें मंथली या कोई चीज़ चाहिए होता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं, बट क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा वो एनुअल ही होगा। टी हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, टी क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स, PRT। और ए हो गया अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू भी हमें पढ़ना है आगे चल करके चैप्टर 6 में। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें चैप्टर 6 में, बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा 6 का। प्रिंसिपल अमाउंट इज प्रेजेंट वैल्यू। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R टू द पावर T। ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है। अब बताएं बच्चे, P तो कांस्टेंट,
किसी ने अगर 100 रुपये लिए हैं तो 100 रुपये ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट का कुछ सालों तक तो सेम ही रहता है। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको कांस्टेंट मानेंगे, बदलेगा तो सिर्फ टी। अब 2 साल के लिए ले रहे हो, 4 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो ये टी बदलने वाला है। तो अमाउंट अब किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। फिक्स्ड प्रिंसिपल के लिए अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। एंड टी कहाँ है? पावर में है। तो इट इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसा ही पॉपुलेशन का भी मॉडल बना सकते हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन मॉडल भी इसी डिजाइन का होता है, बस उसमें जो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल पी है ना, उसको हम लोग इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट मान लेते हैं। पी नॉट हमेशा इनिशियल के लिए। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा 12th क्लास में। अगर नॉट लगा देते छोटा सा ओ टाइप का, ये नॉट मतलब इनिशियल वैल्यू, 1 प्लस आर टू द पावर टी, और ये हो जाएगा पीटी। पीटी क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर टाइम पीरियड टी। पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स। पी नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। लगाते हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन अब टर्म्स बदल जाएंगे। आर क्या है? एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इस टॉपिक को डिटेल में हम लोग कब कब पढ़ेंगे? एक बार चैप्टर 6 में और एक बार चैप्टर 8 में, 2 बार अभी और पढ़ना बाकी है। टी क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही मॉडल आपको याद रखने हैं, एक पॉपुलेशन का मॉडल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 3 का असाइनमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, तो चैप्टर 3 का असाइनमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन है, इन 1964 अ 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक 5 ईयर का प्लान इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन तंजानिया। वन ऑब्जेक्टिव वॉज, एक प्लान आया, इस प्लान ने कहा कि हमें डबल करना है, डबल द रियल पर कैपिटा इनकम ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 साल में डबल करना है इनकम को, डबल इनकम। व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ? तो हमें रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है। अब देखो, लेट, ये पॉपुलेशन है या क्या है? मनी है, इनकम है। लेट इनिशियल इनकम बी पी नॉट। लेट इनिशियल इनकम बी पी नॉट एंड P15 be income after 15 years. After 15 years. देखना P15 कितना आएगा? P15 is equal to P0 1 plus R to the power 15। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो। P15 is equal to P0 1 plus R to the power 15। 15 साल बाद क्या होने वाला है इनिशियल इनकम के साथ? वो डबल होने वाला है। तो बच्चे P15 की जगह पे 2P0 नहीं लगा देंगे? हमें गिवन है ना, बगल में लिख देना, गिवन है P0 इज इक्वल टू, सॉरी, P15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P0। अब देखो P0 कैंसिल, हमें R चाहिए। तो दो तरीके हैं R निकालने के। एक तो तरीका है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R टू द पावर 15। तो 1 प्लस R इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 बाई 15। R कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 1 बाई 15 माइनस 1। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से हर चीज पॉसिबल है। R की वैल्यू 2 टू द पावर 1 बाई 15 और माइनस 1 भी निकालना पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग देखना चाहते हो, आपके मोबाइल में होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, निकालो तो जल्दी। मोबाइल का यूज सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा के लिए होता है, जल्दी करो। देखो उसमें साइन बना होगा कैरेट, ये वाला साइन।
आपको टाइप ये करना है 2 कैरेट, फिर ब्रैकेट लगा देना 1 डिवाइडेड विथ 15। तो कैरेट का मतलब पावर होता है, उसको कैरेट बोलते हैं, वही 24 कैरेट गोल्ड, वही वाला कैरेट। 2 कैरेट 1 डिवाइडेड बाई 15 ब्रैकेट में रखना है और फिर -1 कर देना है। देखो तो क्या आ रहा है, हम भी करने जा रहे हैं 2 कैरेट ब्रैकेट। आप सबको बताना है क्योंकि हम वैल्यू इतनी जल्दी लिखने वाले नहीं हैं। मेरा तो वैल्यू आ गया, और किसी का आया? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या बोल भी सकते हो। किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल भी नहीं है किसी के पास। ये आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई, तो लगभग लगभग कितना हो गया, 0 पॉइंट, हाँ 86 आ रहा है। एक मिनट, 2 कैरेट 1 -1, मेरा सही आ रहा है, मैंने दो बार कर लिया। 0.04729, इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, 4729 को अप्रॉक्सीमेट करके कितना लिख लेंगे 5, या इतना ही रहने दो इसको ना। अब आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.72% आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 15, दोनों साइड लॉग ले लें आप, कोई भी लॉग ले सकते हो, हमें ln भी आता है और लॉग भी आता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में दोनों के बटन होते हैं, लॉग के भी और ln के भी। लॉग का कहाँ है, अच्छा, लॉग का तो सीधा सीधा बटन दिया हुआ है। आप अगर अब इसके भी दो हो गए, अगर log 2 लोगे तो इधर आ जाएगा 15 log 1 प्लस आर। लॉग मत लो, ln लो, क्योंकि आपको ln से फिर e की पावर में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। ln 2 इज इक्वल टू 15 ln 1 प्लस आर। ln 2 की वैल्यू आप देख सकते हो, इसमें है ln का बटन। ln 2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 15, 693147 ln 1 प्लस आर। इसको डिवाइड कर दो 15 से, ये आ गया 0.0462 इज इक्वल टू ln 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.0462। ln हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, e की पावर में। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में e का भी ऑप्शन होता है। देखो e टू द पावर x फंक्शन आपको ln के नीचे मिल रहा होगा, सेकेंड रो में जो लास्ट बटन है ln के नीचे e टू द पावर x लिखा हुआ है, तो शिफ्ट बटन दबाएंगे e आ गया, e की पावर में आ गया 0.0462, ये आ गया 1.04728, 1 प्लस आर, आर की वैल्यू आ गई 1.04728 माइनस 1, आर इज इक्वल टू 0.04728। अब जब रेट निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4.72%। तो दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं, तो दोनों तरीके हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो यही इतना था चैप्टर 3 में, इससे ज़्यादा लॉजिक मुझे नहीं देना है। अब कोई भी क्वेश्चन है बुक का वो सारे हो जाएंगे, कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है कि टीचर आपको कॉन्सेप्ट दे दे और सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लो, डाउट तो निकलता है ना। तो आपको अब अपना असाइनमेंट करना है, पीपी करना है, और जो डाउट निकलेगा वो क्लास में पूछना है, ठीक है। वैसे हम लोग जब करा देते तो उसके बाद से पूछने के लिए कुछ रहता नहीं है, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप क्लास जब हमारा एंड होता है स्टैट्स की क्लास, उसके बाद से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो अभी तक के लिए बच्चे इतना ही चैप्टर 3 में। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे चैप्टर 3 का असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट करेंगे चैप्टर 3 का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।